नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव प्रचार के इस तूफानी दौर में लगातार ऐसी कई खबरें आ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल हैं। इन सबका वास्ता भारत के विकास की कहानी से है। अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने पीएम मोदी को अनस्टॉपेबल शीर्षक के साथ इस बार अपनी कवर स्टोरी बनाया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने लिखा कि दुनिया के हर क्षेत्र में भारत बड़ी ताकत बन रहा है। अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए भारत की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। भारत और दुनिया को नरेंद्र मोदी कैसे बदल रहे हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़ वीक के कवर पर आने वाले नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक को दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव, भारत का लोकतंत्र, राम मंदिर, चीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। यह देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वह ऐसे वादों के आदी थे जो कभी पूरे नहीं होते थे। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र के साथ काम किया है। लोगों ने देखा है कि भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अब देश चाहता है कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं। दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है। इसके बीच भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है और हमारी सरकार के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते बहुत ही अहम हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रही स्थिति को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध पूरी दुनिया के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक चर्चा से सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने में दोनों ही देश सक्षम होंगे। इस बीच एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज भारत का जीडीपी अनुमान बढ़ा दिया है। अब उसने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी की जो विकास दर का अनुमान है वो 7% कर दिया है। इससे पहले उसने इसे 6.7% पर रखा था। हालांकि ये 2022-23 के अनुमान 7.6% से अभी कम है। और इस बीच एक और भारत के लिए अनुकूल खबर आई है। एप्पल ने भी भारत में निवेश को लेकर कई अहम ऐलान किए हैं। भारत आईफोन बनाने के बड़े केंद्र के तौर पर उभरा है। 2024 की बात करें तो भारत में कंपनी $14 बिलियन के फोन बना चुकी है। ये पिछले वित्तीय वर्ष से दुगनी रकम के आईफोन हैं। यानी दुनिया का हर 7वां आईफोन भारत में बन रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक भारत में निर्मित 70% आईफोन यूरोप, अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। भारत में एप्पल ने 15 लाख रोजगार दिया है। यही नहीं, परोक्ष रूप से 3 लाख लोग एप्पल की वजह से रोजगार हासिल कर रहे हैं। अगले 3 साल में एप्पल भारत में 5 लाख रोजगार बढ़ाने की तैयारी में है। कोशिश चीन में उसकी आधी सप्लाई चेन को भारत लाने की है। तो ये महत्वपूर्ण खबर इस मोर्चे से है। और एक और बड़ी खबर आई है। इस बीच इस महीने के अंत तक टेस्ला और एक्स के प्रमुख इलॉन मस्क भारत आ रहे हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि भी कर दी। उन्होंने लिखा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की आशा है। ये उनका विदेश जो दौरा है, भारत का जो दौरा है, वो इस महीने के आखिर में होने की बात कही जा रही है। और इस दौरे की अहमियत बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एक्स पर ऐलान किया है कि वो भारत आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मुलाकात जल्द ही होगी और रिपोर्ट्स के अनुसार इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्टमेंट प्लान्स और एक फैक्ट्री का ऐलान भी कर सकते हैं। अब ये डेवलपमेंट जो है लगभग 1 साल के बाद आ रही है, जब टेस्ला ने इशारा दिया था कि वो भारत में फैक्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जो विजिट है इलॉन मस्क का 2 कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण कि इससे देखिए नौकरियां जो हैं भारत में आएंगी और भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को जो है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा। टेस्ला, याद रखिए, पूरे विश्व में नोन है सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर। और दूसरा कारण एक्सपर्ट्स का मानना है इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जाके जो क्लाइमेट गोल्स हैं भारत के, जो सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस आना चाहिए, उसके लिए भी ये जो विजिट है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
तो साक्षी बता रही कि किस तरह से जो एप्पल की और टेस्ला की तमाम योजनाएं हैं ये भारत के लिए काफ़ी अनुकूल हैं। और सिद्धार्थ सान्याल अर्थशास्त्री इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे एक के बाद एक ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं चुनाव के बीच में, इन्हें कैसे देखा जाए, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज है और इनकी जो टर्नओवर है वो कई ट्रिलियन डॉलर्स में होता है। तो ऐसे में इनका भारत में दिलचस्पी दिखाना, और ख़ासतौर से एप्पल की बात करें तो वो तो पहले से ही यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन अपना सेंटर कर चुका है, और साथ ही टेस्ला भी अब कोशिश कर रहा है भारत में आने की। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? Look, there are multiple benefits. First of all, these companies are large companies. Before they enter into one particular country and invest in that particular country, they want to ensure that the market is good, stable, and rising and expanding there. The other thing is they want to understand that the general macro conditions जो है वो conditions वो countries का अच्छा है, stable है, ये वो लोग इंश्योर करना चाहता है। उसके बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नॉर्मली ये लोग लेते हैं। जब ये डिसीजन ये मल्टीपल कंपनीज दिखाता है, ये इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर एक जनरल पॉजिटिव टेक अवे है, ये आप बोल सकते हैं। जी, And लेकिन अगर once हम they बात करें enter, टेस्ला की तो काफ़ी लंबे और समय से बड़ा बातचीत चल रही important थी। चीज वो रह जाती ये है चाहते थे इसमें। कि वो यहाँ पर जो है अपना इंपोर्ट ड्यूटी भारत उसको घटाए ताकि वो अपनी जो कारें यहाँ पर बेच सके, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने लगाने होंगे, चाहे तो आप यहाँ से बाद में उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो भारत की मेक इन इंडिया जो नीति है, इस पर कितना आप मानते हैं कि ये सफल मानी जाएगी अगर टेस्ला यहाँ पर आकर अपना प्लांट लगाता है? और ये भी हमने देखा है कि राज्यों के बीच में भी आपस में कंपटीशन है इस बात को लेकर कि टेस्ला का प्लांट जो है उनके वहां पर लगे। So this is a very significant thing in the sense, एक तो है इस टाइप का प्रोजेक्ट आने में, this is डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, एंड टिपिकली ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जब एक बार होता है ये लंबा टाइम इधर रहता है, एंड लंबा टाइम जब रहता है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दैट्स अ वेरी क्लियर पॉजिटिव। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है वो बोथ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दोनों होता है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद जो आता है, जब इधर ही प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअली ये सब इंपोर्ट करने का टेंडेंसी इन दैट केस थोड़ा कम होता है। इसका मतलब है कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है या कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड का बैलेंस जो रहता है, वो सब में इसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ दीज प्रोजेक्ट्स गो थ्रू स्मूथली over a period of time, you have to admit that these are some of the very positive factors. बिल्कुल। और कोविड के वक्त पे जो सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन हुआ, उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इन्होंने कहा कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन से हटकर दूसरे देश, दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, और भारत ने उसके लिए काफ़ी प्रयास किया। आप जानते हैं कि पीएलआई से लेकर के तमाम तरह की योजनाएं यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की। क्या आपको लग रहा है कि अब ये सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इनमें सक्सेस भारत को दिख रही है, जबकि एप्पल अपना अधिकांश जो है अब प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करने की बात कह रहा है, और अगले 2 साल में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं? इस टाइप का जो इनिशिएटिव रहता है, जहाँ की बहुत ज्यादा इकोसिस्टम इंप्रूव करने के बाद आती है, वो एक्चुअली एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑल ऑफ ए सडन 1 साल में 6 महीने में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है। सो यूजुअली इसका इम्पैक्ट देखने में 2-3 साल लग जाता है। सो अभी कोविड के बाद 2-3 साल के बाद हम लोग को ये सब जो रिजल्ट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। We have to see that whether these things go through smoothly and more such announcement we get to see. If that is the case, you have to say that that is a very positive announcement. जी। और सिद्धार्थ जी, जाते जाते आपसे एक जी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो भारत के कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बड़े प्राइस सेंसिटिव हैं, तो ऐसे में ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे एप्पल हो वो या फिर टेस्ला हो, आप जानते हैं कि ये अफोर्डेबिलिटी का एक बड़ा सवाल रहता है। आपको लगता है कि जब भारत में इनका मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्या भारत का कंज्यूमर जो है, कस्टमर, वो उम्मीद करे कि थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के तौर पर भी वो लोग ध्यान दें? हाँ, वो चीज आएगा तो मार्केट मतलब मार्केट का रीच ये सब कंपनी का बहुत ज्यादा हो पाएगा। बट एट द सेम टाइम ये प्लांट से अगर दूसरा नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होता है तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का एक बेस बनता है। ऑल्सो
in case of India, while we say everyone under one India, but at the same time, economy में बहुत सारे layers है, and upper layer का affordability और जो afford करने का capability जो है, वो बहुत strong ऐसे ही है. So थोड़ा सा market risk पर in any case रहेगा once they start producing here. But if they try to be slightly more price sensitive, वो market बहुत ज़्यादा multiple से expand भी कर सकता है. और ये जो जितना ये डेवलपमेंट हो रहा है कि चुनाव के बीच में ही इलोन मस्क का भारत आने की बात कहना, एप्पल का ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करना, ये कितना पॉजिटिव मैसेज देता है कम से कम जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए? सिद्धार्थ जी, ये डेवलपमेंट आपके हिसाब से चुनाव के बीच में जो आ रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, सरकार की पॉलिसीज के बारे में? Generally, as I said in the beginning, these things are very clear positive developments. So I don't want to get into too much of political aspects and political interpretations. But generally, what you can clearly make out that when these companies come, they are happy with the overall prospects and developments in the Indian economy. Then only they are thinking about investing in this country, because these investments are very long-term investments. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि ये जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं इनका भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में है। सीबीआई ने उन्हें वहीं गिरफ्तार किया। मंगलवार को कविता से तिहाड़ में सीबीआई ने पूछताछ की थी, जहां वे ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से बंद हैं। के कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है। साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। सीबीआई ने के कविता को अरेस्ट कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि कल वो कोर्ट में अर्जी देगी ताकि फॉर्मली जो के कविता है उन्हें हैंडओवर कर दी जाए। अभी वो फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें अरेस्ट 15 मार्च को किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया था। फिलहाल उनकी जुडिशियल कस्टडी अप्रैल 23 तक है, लेकिन कल सीबीआई की गिरफ्त में वो फॉर्मली आ जाएंगी। जहां तक जांच का सवाल है, सीबीआई का कहना है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंगल है, जो व्हाट्सएप चैट्स डिलीट हुए थे, बूची बाबू नाम के शख्स का जो एक को एक्यूज्ड है इस पूरे मामले में, जो व्हाट्सएप चैट्स डिलीट हुए थे उसके मुतालिक इनसे पूछताछ करनी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले ही कोर्ट में बोल चुका है कि जब उनसे इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उनके डिजिटल डिवाइसेस को हैंडओवर करने की गुजारिश की थी तो उन्होंने सारा का सारा डेटा जो है वो इरेज कर दिया था, जिसके चलते जो उन्हें जांच में थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो एक जो और साथ में ये भी आरोप लगाया था कि जो साउथ कनेक्शन है पूरा लिकर गेट स्कैम में, वो के कविता उसको रिप्रेजेंट करती हैं। यही नहीं, जो एक एलिजिडली किकबैक्स मिली थी आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ की, उसमें भी जो साउथ कनेक्शन का हाथ है उसमें भी उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया था। यह मामला पहले ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, अब सीबीआई जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला जो है दर्ज कर चुकी है और अब उसके बारे में पूछताछ के कविता से फॉर्मली करेंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के कनीना में बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई है। करीब 15 बच्चे घायल हैं। 2 की हालत गंभीर है। उन्हें रोहतक रेफर किया गया, जिनका इलाज जारी है। बस में कुल 35 से 40 बच्चे सवार थे,
जब तक बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी और एक की हालत गंभीर थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कुछ देर बाद छठे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। जीएल पब्लिक स्कूल की बस में सवार बच्चों और स्थानीय लोगों के मुताबिक ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था। हैरानी इस बात की भी है कि जो स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि इस हादसे में गंभीर लापरवाही के लिए बस के ड्राइवर, स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के संचालक पर भी एफआईआर की जाएगी। और हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, अभी ये भी खबरें मिल रही कि कुछ कार्रवाई भी सरकार की ओर से की गई है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस बस की फिटनेस सर्टिफिकेट को देने में या उसकी जांच करने में ढिलाई बरती, और साथ ही किस तरह की कार्रवाई हो रही है स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सबसे पहले जो स्कूल की प्रिंसिपल है जीएल पब्लिक स्कूल, उन प्रिंसिपल से पूछताछ की गई थी, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया था। लेकिन देखिए पूरे तरीके से जो पुलिस है वो फिलहाल जानकारी नहीं दे रही है। जो एसपी हैं उन्होंने भी कहा है कि अभी हम हर चीज़, हर पहलू फिलहाल मीडिया के आगे नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बताया अभी तक कि जो आरोपी है वो अभी भी गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन देखिए इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। आप देख सकते हैं जो बस के पुर्जे हैं वो यहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं। बच्चों की स्कूल की जो बॉटल्स होती हैं वो यहाँ पर है। बहुत ही दुखी कर देने वाला ये दृश्य यहाँ पर है, क्योंकि देखिए बच्चे के छोटे छोटे जूते भी यहाँ पर है। उसके अलावा देखिए बस की पूरी विंडशील्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर है। बताया ये जा रहा है कि जो एक पेड़ है जो पीछे की तरफ, उस पेड़ से ही जो तेज़ बस थी, उसकी बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। इस पेड़ से, ये जो पेड़ मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, इस पेड़ से उसका पीछे का हिस्सा टकराया। उसके बाद पूरी की पूरी जो बस थी वो यहाँ पर पलट गई। बस के पलटने से जो बच्चे अंदर बैठे हुए थे उनमें से कुछ बच्चे खिड़कियों के ज़रिए कूद के वो बाहर की तरफ गिरे और ऐसे में ही कुछ बच्चों की इसी स्पॉट पर हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि 6 से 7 बच्चे हैं जिनकी जान जा चुकी है। देखिए ये सारे वो चीज़ें हैं इस यहाँ पर जो गिरी हुई हैं, चाहे वो बस के पुर्जे हों, चाहे बच्चों की बॉटल, उनके जूते हो। उस वक्त के जो दृश्य थे वहाँ पर बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनको यहाँ से निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। कुछ बच्चों को रोहतक भी रेफ़र किया गया, क्योंकि जो बच्चे ऐसी हालत में थे, काफ़ी गंभीर हालत में थे, जैसे कि अभी भी 2 बच्चे बेहद गंभीर हालत में हैं जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। उन बच्चों को रोहतक की रेफ़र किया गया और जो यहाँ के निजी अस्पतालों में जिन बच्चों को रखा गया था उनमें से कुछ बच्चों को उनके माता पिता वापस घर भी ले गए हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक खेड़ी गाँव आता है, वहाँ पर 2 बच्चों को शमशान घाट में आखिरी अंतिम उनका किया गया, अंतिम संस्कार उनका वहाँ पर किया गया। वहाँ पर भी हम मौजूद थे। वहाँ पर जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री है सीमा जी, वो भी वहाँ पर आई। फिलहाल उन्होंने वहाँ पर मीडिया से बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने पहले मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि इस मामले में जो स्कूल है उनकी गलती बिल्कुल देखी गई है, तो स्कूल के जो मालिक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पर लगातार की जाएगी। देखिए अभी जो बात हमें सामने से पता चल रही है, पुलिस प्रशासन बता रहा है वो ये है कि स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। और क्योंकि देखिए जो स्कूल की बस थी, जाहिर सी बात है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो था वो एक्सपायर हो चुका था, तो उसका एक्सपायर होने के बाद भी जो स्कूल की बस है उससे यहाँ पर चलने की अनुमति दी जा रही थी। स्कूल का बस चालक दारू पीकर ड्यूटी पर आ रहा है, उस बात पर किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने कहा कि पहले भी वो लोग शिकायत कर चुके हैं। जो आसपास के निवासी हैं उन्होंने कहा कि पहले भी उस शख्स को दारू पीते हुए देखा गया है और पहले भी ऐसा हो चुका है। शुभांग, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।